गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मुद्रापूर्ति के निर्धारक घटक, जिसमें हम पढ़ेंगे हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर। लेकिन इन्हीं से पहले हम देख लेते हैं कि मुद्रा की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति से होता है। इसी प्रकार से अगर मुद्रा की कीमत का निर्धारण करना है, मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करना है, तो वह भी उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा ही होगा। क्योंकि मांग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पहले मुद्रा पूर्ति के जो घटक है, निर्धारक घटक, उसको पढ़ने से पहले हम मुद्रा पूर्ति के बारे में पढ़ लेते हैं कि मुद्रा पूर्ति होती क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो जैसा कि मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय, अगर मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है। ठीक है। जहाँ परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत जो परिभाषा ली, उसमें उन्होंने MV इस तरीके से अपनी परिभाषा बताई कि M का मतलब है मुद्रा की मात्रा, V का मतलब है वेलोसिटी यानी प्रचलन वेग, यानी मुद्रा की एक इकाई कितनी बार सौदों के लिए काम में ली जाती है। ठीक है। तो ये तो है मुद्रा की पूर्ति, जो कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन किया है मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत। इसके अंतर्गत और सुधार किया है फिशर के द्वारा, जिसमें उन्होंने MV के साथ में M डैश और V डैश मुद्रा की मात्रा, इसको भी इन्होंने मुद्रा की पूर्ति के अंदर है। M डैश यहाँ पर मुद्रा साख मुद्रा है, आपकी बैंकों की साख मुद्रा है। इसी प्रकार से V डैश ये क्या है, ये आपकी साख मुद्रा की प्रचलन वेग को बताता है। आगे चल के ये विचारधारा विकसित हुई और इसके अंतर्गत कीनीजियन विकसित हुई और नए रूप में कीनीजियन विचारधारा के रूप में आई, तथा इस कीनीजियन विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में किसे सम्मिलित किया गया। इसमें है जनता की करेंसी, जनता के पास करेंसी कितनी है, डिमांड डिपॉजिट कितनी है, प्लस डिमांड में मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत सम्मिलित माना है। ये कीनीजियन विचारधारा है। C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट प्लस करेंसी, इनको इन्होंने मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया है। लेकिन ये जो परिभाषा है संकुचित परिभाषा है। अगर हम इसकी व्यापक परिभाषा की बात करें, जो कि मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है, इनके अनुसार, अगर फ्रीडमैन के अनुसार किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति का अर्थ शब्दश वह डॉलर जिन्हें लोग अपनी जेबों में लिए घूमते हैं अथवा जो उनके बैंक खातों में मांग जमाओं तथा सावधि जमाओं के रूप में विद्यमान है। अर्थात मिल्टन फ्रीडमैन ने जो बताया है, इस M2 में वो क्या क्या सम्मिलित कर रहे हैं, C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, इन तीन को। यानी कीनीजियन विचारधारा में तो सिर्फ हम ये दो ही ले रहे थे, लेकिन इसके साथ में टाइम डिपॉजिट को भी सम्मिलित करने के बाद में आपके पास में जो मुद्रा की पूर्ति की जो परिभाषा आती है, वह व्यापक परिभाषा बन जाती है। इससे अधिक व्यापक परिभाषा कुर्ले व शॉ के द्वारा दी गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस में इन्होंने मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों में कुल मांग जमा है प्लस बैंकों में कुल सावधि जमा है प्लस बचत खातों के अतिरिक्त ऋणदाता संस्थाओं, भवन निर्माण सोसाइटियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी इसमें वो क्या कर रहे हैं, C प्लस D प्लस TD प्लस NBFC, आप कह सकते हैं नॉन बैंकिंग संस्थाएं जितनी भी हैं, उनकी जमाओं को भी इन्होंने इसमें सम्मिलित कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, कुछ विद्वान इसे परिभाषा को उपयुक्त नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि NBFC में जो जमाएं होती हैं, उन पर मौद्रिक अधिकार का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता है। मौद्रिक नीति की दृष्टि से मुद्रापूर्ति की वही धारणा मानी जा सकती है जिस पर मौद्रिक अधिकारी का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मुद्रापूर्ति की मिल्टन फ्रीडमैन की परिभाषा व्यापक होने के साथ साथ अपेक्षाकृत उपयुक्त है। आगे हम देखते हैं मुद्रापूर्ति की 4 अवधारणाएं जो कि भारत में प्रचलित रही हैं। तो सबसे पहले हम इनमें पुरानी 4 अवधारणाओं के बारे में देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मुद्रापूर्ति की जो 4 अवधारणाएं RBI के द्वारा दी गई हैं, इन्होंने M1 M2 में बताया है। M1 यहाँ पे मुद्रापूर्ति की संकीर्ण अवधारणा है। इस कारण से नेरो को सम्मिलित किया गया है।
पहली है जनता के पास करेंसी। करेंसी में नोट और सिक्के दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जनता के पास करेंसी, यहाँ पर हमने ले लिया सी, प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं यानी डीडी, ठीक है। इसके अलावा प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की मांग जमाएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पर M1 के अंदर कौन कौन सी मनी आ गई आपके? M1 में है C प्लस डी प्लस RBI की अदर डिपॉजिट यहाँ पर आ जाएगी। RBI आपके M1 मनी के रूप में बताया गया है। अब आगे हम चलते हैं M2 मनी की तरफ। M2 मनी में M1 में आपको ध्यान ही है C प्लस डी प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, ठीक है, RBI की अन्य जमाएं। अब इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, आप यहाँ जोड़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाएं यहाँ पर। आगे हम चलते हैं M2 के आगे। बचत मुद्रा की काफ़ी लोकप्रिय अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, M1 में बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। इसको समग्र मौद्रिक संसाधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं। यानी M3 में कौन कौन सी जमाएं सम्मिलित होंगी? M3 में आपके सम्मिलित हो जाएंगे यहाँ पे M1 की कौन कौन सी हैं? C प्लस डी, ठीक है, फिर RBI की अन्य जमाएं प्लस यहाँ पे टाइम डिपॉजिट यानी समय सावधि जमाओं को जोड़ दिया जाता है। तो टाइम डिपॉजिट आ गई, प्लस अदर डिपॉजिट कौन सी है? RBI की में विदेशी सरकारों, IMF की जमा, जमाएं सारी इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये टाइम डिपॉजिट इसमें सम्मिलित होने के बाद में ये एक व्यापक अवधारणा बन जाती है मुद्रा की पूर्ति की। आगे हम चलते हैं M4। यह अवधारणा इससे भी M3 से भी ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा व्यापक है, और मुद्रा पूर्ति में इसका विशेष उपयोग नहीं है। जब हम क्या करते हैं, M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को सम्मिलित करते हैं तो M4 ज्ञात होता है। यानी M4 कैसे ज्ञात होगा, आप यहाँ पर कर सकते हैं M3 की जमा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमा। अब M3 कैसे ज्ञात होता है? M3 होता है आपका M1, ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस की सारी जमाएं, तो ये सारा मिलकर आपका क्या है, यहाँ पर M4 मनी पता चलती है। तो अगर हम बात करते हैं M4 मनी के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसमें आ गया करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI के अलावा इसमें टाइम डिपॉजिट आ गया। टाइम डिपॉजिट के आगे इसमें पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका M4 व्यापक अवधारणा है आपके मुद्रा की पूर्ति की। तो अगर हम बात करते हैं, ये चूँकि ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो नॉर्मली M1 और M3 ही मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं प्रचलित है, जहाँ पर M1 संकीर्ण रूप है मुद्रा का और M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक रूप माना जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं मुद्रा पूर्ति की, चूँकि ये पुरानी अवधारणाएँ हैं, अगर हम नई अवधारणाओं की बात करते हैं तो RBI द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक ने मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा आपूर्ति की जो पुरानी अवधारणाएं प्रचलित थी M1, M2, M3, M4, इसके नई M1, M2, M3 का प्रतिपादन किया गया है, जो इस प्रकार है। जैसे हम देखते हैं ये मौद्रिक समूह M0 की बात करते हैं। M0 क्या है? बिल्कुल नई अवधारणा आई है, क्योंकि इसको पहले यूज ही नहीं लिया गया था। पहले हम M1 से स्टार्ट करते थे, अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? M0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब M0 में क्या क्या सम्मिलित होती हैं देखिए आप। इसमें M0 में है करेंसी, ठीक है, करेंसी के बाद में इसमें क्या है, ये पहला तो आ गया करेंसी, ठीक है। फिर रिजर्व बैंक के पास बैंकर्स जमाएं, तो बैंकर्स डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके हैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI यहाँ पर। तो M0 के अंदर क्या क्या है आपके इसमें, यहाँ पर आप चलन में करेंसी आ गई, रिजर्व बैंक के पास बैंकर्स जमाएं आ गई,
ठीक है। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं आ गई, तो ये तो आपकी M0 मुद्रा कहलाती है, M0 मनी, ठीक है। सेकंड है M1। M1 में कौन कौन से सम्मिलित हैं? M1 में है जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को अध्ययन किया है तो आपने देखा होगा कि हम जब पुरानी अवधारणाओं की बात कर रहे थे उसमें हमने जो M1 मनी ली थी, ठीक है, जो M1 मनी हमने ली थी पुरानी अवधारणा जब हम रीड आउट कर रहे थे, तो उसमें जो सेट्स ऑफ RBI की जब हमने बात की थी तो वही यहाँ वो जो M1 करेंसी की हमने बात करी थी, ठीक है, पुरानी अवधारणा, वही अवधारणा यहाँ पर आ जाती है। यानी M1 जो पुरानी अवधारणाएं चल रही थी, M1 की जो पुरानी अवधारणा M1 की चल रही थी, वही नई अवधारणा में भी M1 वही है। यानी M1 में कोई चेंज नहीं है, जो पुराना है वही नया है, ठीक है। तो M1 में कोई चेंज नहीं है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो M1 की अवधारणा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये पहले की तरह ही संकीर्ण मुद्रा कहलाती है, इसे पहले जैसा ही रखा गया है। आगे हम देखते हैं, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं। थर्ड कौन सा है? M2। आपको ध्यान है M0, M1, M2। M2 की गणना में संशोधन किया गया है। अब इसकी गणना के लिए पूर्व की पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमाएं हटाकर कुछ नई मदों को जोड़ा गया है और इसकी गणना में निम्न का समावेश होता है। जैसे कि M2 में कौन कौन है? पहला है, इसमें देखिए M1 में सम्मिलित समस्त मदें, यानी M1 में कौन कौन सी मदें सम्मिलित हैं? C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, ठीक है। तो ये तो आपकी अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, ये तो आपकी M1 में आ गई इसमें, ठीक है। तो M1 में सम्मिलित समस्त मुद्रा यानी टाइम लाइबिलिटीज और पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। थर्ड है बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र, CDs, है ना, जमा प्रमाण पत्र। फोर्थ है 1 साल में परिपक्व होने वाली मियादी जमाएं। मियादी जमाएं यहाँ पर है टर्म डिपॉजिट्स हैं, जिसमें FNCRB जमाओं को घटाते हुए, यहाँ पर FCNR का मतलब आप समझिए, ये है विदेशी मुद्रा गैर निवासी, ठीक है। एक निश्चित जमा खाता है जिसे पसंद की विदेशी मुद्रा में रखा जाता है। इस खाते में जमा किसी भी प्रमुख विदेशी मुद्रा में इस खाते में FCNR डिपॉजिट्स कहलाती हैं। इसको हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंसी विद द पब्लिक प्लस करेंसी डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। फिर है अदर डिपॉजिटी अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पॉइंट अपने इन चीज़ों को आप थोड़ा से ध्यान से देख लीजिएगा कि M2 में हम किस किस को सम्मिलित करते हैं। आगे हैं M3 की अवधारणा में भी संशोधन किया गया है और पूर्व की भांति इसे अभी भी व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसकी गणना में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, वह M3 में है M2 प्लस है बैंकों के पास 8 वर्ष से अधिक अवधि की मियादी जमाएं, FCNR जमाओं को छोड़कर, यानी बैंकों के पास में 8 वर्ष से अधिक की टर्म डिपॉजिट की बात की जा रही है। फिर है प्लस बैंकिंग व्यवस्था की मांग उधार, ठीक है। कॉल बोरिंग यानी मांगने पर जो उधार मिल रहा है वो भी आपके M3 की मनी में सम्मिलित होगी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाओं में M4 की अवधारणा को समाप्त कर दिया है। अब मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाओं में सिर्फ M0, M1, M2, M3 की अवधारणाओं का ही समावेश होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तरलता समूह। RBI ने तरलता समूह में L1, L2, L3 की नई अवधारणा शुरू की है, जो कि हैं, पहला है जैसे L1 में क्या है, इसमें नया M3 में क्या है, आपने अभी देखा ही है नया M3 क्या है। M2 प्लस बैंकों के पास 8 वर्ष से अधिक अवधि की मियादी जमाएं प्लस बैंकिंग व्यवस्था की मांग उधार। तो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों की समस्त जमाएं सम्मिलित है, बस राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। तो वो आपकी L1 यानी लिक्विडिटी तरलता आपकी मानी जाती है, ठीक है ना।
L1 में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है L2। L2 में क्या है? L2 में है आपका L1 प्लस मियादी उधार देने वाली संस्थाओं एवं पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मियादी जमाएं, टर्म डिपॉजिट्स आ गई, प्लस वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी उधार, प्लस वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र। ठीक है। और नेक्स्ट है L3 में, आप देखिए L3 में है L2 प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाएं, यानी पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये आज आपकी मुद्रा पूर्ति की अवधारणाएं थी जो हमने देखी है कि इसमें पारंपरिक अवधारणाएं में कौन कौन सी मुद्राएं सम्मिलित होती थी पूर्ति में, मुद्रा पूर्ति में, और नई अवधारणाओं में मुद्रा पूर्ति में किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी इतनी ही है। धन्यवाद।